हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जो आपका कोल इंडिया का एग्जाम पेपर होने वाला है, आईयूसीएल का, ओएनजीसी का, या कोई भी आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं एक बार। इन क्वेश्चंस को हमें क्या अप्रोच रखनी है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्मार्टली। जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन द कंप्रेसर एंड मोटर ऑपरेट ऑन सेम शाफ्ट आर एनक्लोज्ड इन अ कॉमन केसिंग, दे आर नोन एज। अगर एक कॉमन केसिंग के अंदर रहेंगे और इनक्लोज्ड है, सबसे पहले इनक्लोज्ड है तो सील्ड पैक हो गया पहला कंप्रेसर हमारा। और जो कंप्रेसर और मोटर एक ही शाफ्ट पर है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक्सियल कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग तो हो नहीं सकता है क्योंकि कंप्रेसर और मोटर दोनों सेम शाफ्ट पे होंगी क्या? नहीं होंगी, क्योंकि कंप्रेसर तो रेसिप्रोकेटिंग है, वो तो रोटेटिंग है ही नहीं, शाफ्ट पे तो होगा नहीं वो, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग नहीं होगा। एक्सियल हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल हो सकता है, या हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर हो सकता है। अब सील्ड है, सील्ड तो एक्सियल कंप्रेसर सील्ड है क्या? नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल कंप्रेसर सील्ड तो है नहीं, तो हमारा कौन सा हो गया? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी नहीं हो सकता है। जो हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर है, केवल वही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, सर्जिंग फेनोमेना इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ऑकर्स व्हेन द रेफ्रिजरेशन लोड डिक्रीजेस टू बिलो 35% ऑफ रेटेड कैपेसिटी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर्जिंग फेनोमेना होती क्या है। सर्जिंग का मतलब होता है अगर कंप्रेसर के अंदर कूलिंग लोड कम है तो होगा क्या? जो हमारा एवेपोरेशन जोन के अंदर जो हीट रिसीव करता है वो कहाँ से करता है? कूलिंग मीडियम से, इसको हमें कूल करना है। अगर वो कम होगा तो होगा क्या? यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ पर क्या है, एक्सपांसन वाल्व के बाद जो प्रोसेस होती है उसमें एकदम सैचुरेटेड लिक्विड की कंडीशन में आ जाता है या मिड मिड में आ जाता है। फिर यहाँ से जाकर के हमारा हीट इनटेक होता है और इससे हमारा इस सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाता है और सैचुरेटेड कंडीशन से कंप्रेसर फिर कंप्रेस करता है। अब होगा क्या? अगर हमारा 30% रेटेड कैपेसिटी से कम कूलिंग लोड है उसके अंदर, तो जो हमारा गैस है वो लगभग यहाँ यहाँ पर ना होकर के वो यहाँ पर रहेगा, तो इसके अंदर जो गैस की क्वांटिटी रहेगी वो कम रहेगी, प्लस लिक्विड रहेगा। तो जो गैस रहेगा वो कंप्रेसर के थ्रू क्या आ जाएगा? कम क्वांटिटी में जाएगा। कम क्वांटिटी में जाएगा तो क्या होगा? कंप्रेसर के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या होगा? कम डेवलप होगा। कम डेवलप होगा, साथ साथ में जो कंडेंसर है, कंडेंसर के एक्सटर्नल साइड में बाहर में क्या है? प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? डिस्चार्ज एंड पे कंप्रेसर के प्रेशर ज़्यादा है। अब सक्शन का प्रेशर हमने ड्रॉप कर दिया तो होगा क्या? जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर है वो क्या होगा? वो कम होगा। किससे? एक्सटर्नल प्रेशर से। तो होगा क्या? कंप्रेसर जो है वो बार बार चलता है फिर बंद होता है, चलता है फिर बंद होता है, ठीक है। गिवन फिगर शोज पीवी डायग्राम ऑफ, ये हमारा पीवी डायग्राम है। इसमें थ्रोटल, जैसे ही थ्रोटल डिवाइस आ गई तो किसकी हो गई? रेफ्रिजरेशन के लिए। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर एब्जॉर्प्शन में होता है? नहीं होता है। एयरक्राफ्ट में क्या होता है? थ्रोटल वाल्व होता है? नहीं होता है। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन में होता है? ये सब थ्रोटल वाल्व नहीं होता है। तो जो मेन क्रिटिकल है ना, उस चीज को देखो जिससे कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, क्योंकि इवेपोरेटर सेक्शन तो तीनों में रहेगा ना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन फॉर स्टीम। स्टीम के लिए कौन सा इंडस्ट्री में एप्लीकेशन नहीं है? ह्यूमिडिफिकेशन, स्टीम से ह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं आप। हीटिंग, स्टीम से हीटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है। जिस भी मीडियम की हमें हीटिंग करनी है उससे हम हीट कर सकते हैं। प्रपल्सन, हमें किसी को मोमेंटम देना है तो प्रपल्सन के लिए यूज कर सकते हैं। अब डी एटमाइजेशन, इसको हमें समझना पड़ेगा। पहले हम एटमाइजेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम डी एटमाइजेशन को समझेंगे। एटमाइजेशन का मतलब होता है अगर हमें किसी भी पार्टिकल्स को और छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में डिवाइड करना है तो उसको हम एटमाइजेशन बोलते हैं। अब सपोज दैट मेरा ऑयल फ्लो हो रहा है यहाँ से इस पाइप से, इसके साथ में मैंने स्टीम भेज दिया बहुत हाई प्रेशर का, तो होगा क्या? यहाँ पे ओपन स्पेस है तो जो ऑयल पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में और ज्यादा डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि स्टीम की वेलोसिटी के कारण सारे स्टीम के पार्टिकल्स ऑयल के छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे और वो एटमाइजेशन हो जाएगा। अब डी एटमाइजेशन को हम मान सकते हैं कंडेंसेशन से। अब सपोज दैट डी एटमाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे पास में सरफेस है और यहाँ पे छोटे छोटे स्टीम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो होगा क्या? ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिलना स्टार्ट कर देंगे, आपस में मिलेंगे 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 और लिक्विड की बड़ी बड़ी ड्रॉप बन जाएगी। मतलब छोटे छोटे एटम मिलकर के अगर बड़ा एटम बना ले रहे हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डी एटमाइजेशन। तो डी एटमाइजेशन स्टीम के थ्रू होगा क्या? नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन लुब्रिकेंट्स वर द फर्स्ट सिंथेटिक ऑयल्स टू बी यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री। अब देखो, एल्किल बेंजाइल ऑयल, पॉलिएस्टर ऑयल, पॉली एल्कलाइन ऑयल, मिनरल ऑयल, ये
लुब्रिकेशन के लिए यूज होते हैं, पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अब सपोज दैट आपको इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है, तो आंसर सही निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 होगी, और आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4 होगी। अब इन्होंने अगर माइनस के 1/3 मार्क्स दिया हुआ है अगर आपका आंसर गलत है, तो अगर माइनस के 1/3 आपके मार्क्स आते हैं, आपका आंसर गलत है, और पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे 1 नंबर अगर आपका आंसर सही है। तो देखो आंसर कितना प्रोबेबिलिटी हुआ, 0। तो आपको कोई फायदा हो रहा है क्या, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो। लेकिन अगर आपको 50-50% डाउट है, तो आपका चांसेस है, आपको 50% चांसेस है, 2 ऑप्शन है आपके, तो 50% चांसेस है आपका आंसर सही निकलेगा, और 50% चांसेस है कि आपका आंसर गलत निकलेगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल कर कितनी आएगी, 1/3 आएगी। तो आपके चांसेस हैं, अगर आपके 2 ऑप्शन आपको कन्फर्म है, नहीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, तब आप लगाइए, भले ही आपकी माइनस मार्किंग माइनस के 1/3 है। अब यही अगर माइनस मार्किंग 1/2 हो, तो समीकरण कुछ और हो जाएंगे, 1/2 होगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा, तब भी आपकी पॉजिटिव चांसेस हैं कि हाँ आपका आंसर सही रहेगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर माइनस के 1/3 माइनस मार्किंग है, और आप बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि आपका आंसर कौन सा सही होगा, तो आप छोड़ दीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ पावर इनपुट विद स्पीड एट कांस्टेंट डिस्चार्ज इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज होता है वो किसके होता है, क्यूबिक, है ना, वेलोसिटी, जो हमारा वेलोसिटी हेड होता है रो जी एच क्यू से अगर हम निकालेंगे, तो पावर हमें कितना देना पड़ेगा उसके अंदर, तो वो हमारे कितना आता है, क्यूबिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड 3 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है, एंड इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ 3 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, कैलकुलेट द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट एट द फिक्स एंड। ठीक है, हमारी कैंटिलीवर बीम है, और इसके ऊपर हमने ये 2 मीटर हमारी लेंथ है टोटल, और इसके ऊपर हमने यहाँ पर 3 किलो न्यूटन का लोड लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमारा ए सेंट यूडीएल है वो 3 किलो न्यूटन का लगा हुआ है, 1.5 मीटर तक ही है ये, ठीक है। तो टोटल लोड कितना होगा, यहाँ पर 3 किलो न्यूटन हो गया। अब 3 किलो न्यूटन का जो यूडीएल लगा हुआ है वो कितनी लेंथ तक लगा हुआ है, 1.5 तक, इनटू में 1.5 करेंगे, यही होगा 1.5, तो कितना हो जाएगा 4.5 + 3, तो 7.5 हो गया हमारा शियर फोर्स। अब हमें बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना है, तो बेंडिंग मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 के कारण जो यहाँ पर आ रहा है, तो 3 और डिस्टेंस कितना है 2, तो 3 इंटू में 2 प्लस 3 किलो न्यूटन मीटर है, 3 किलो न्यूटन मीटर कितनी लेंथ तक है, 1.5 मीटर तक। अब इसका सेंटर कितना है, 1.5 का 7.75 होगा, अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 15×3 = 45 हो गया, 4.5 इंटू में 0.75, ठीक है। अब इसको हम 5 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5×5 = 25, 5×5 = 20, 5×25 = 225 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 15×5 = 75, 15 हो गया। अब 15 का हम फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15×5 = 15×5 = 15×5 = 75, 7 आ गया, 15×2 = 30, 30 और 7 = 37, फिर 3 आ गया, 15×2 = 30, और फिर 3, तो 33 हो गया। अब यहाँ पर कितना था, 22.5 था, यहाँ पर 0.15 था, 2 और एक 3, 3.375, और यहाँ -6, कितना हो जाएगा 9.75, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन द वाल्व टाइमिंग डायग्राम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो हम सबसे बेस्ट क्या रहता है, जो बाल्ब की टाइमिंग है वो क्रैंक एंगल से बताएं, किससे, डिग्री ऑफ क्रैंक एंगल से बताएं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बाल्ब। टीडीसी और बीडीसी तो हमारे आते रहेंगे, है ना, टीडीसी बीडीसी से नहीं होता है, हमारा जो क्रैंक एंगल रहता है उससे रहता है। क्रैंक एंगल ऊपर 180 डिग्री पे रहेगा, 5 डिग्री पे रहेगा, 6 डिग्री पे रहेगा, क्रैंक एंगल से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम इन सारे क्वेश्चंस को देखें, तो सारे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्ट्रेट टू द पॉइंट पूछे गए हैं, और टू द पॉइंट पूछने के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनमें आपको पता है कुछ क्वेश्चन में तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन कीजिए। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r फ्रॉम द जियोमेट्रिक सेंटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया है स्फीयर ऑफ रेडियस r, अगर हमारा स्फीयर है, सपोज मान लिया ये हमारा स्फीयर है,
अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर पे होगा। और ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा, वो भी सेंटर पे होगा। तो क्या होगा, दोनों डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो होगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें ना आपका मैकेनिकल का कुछ कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ना कोई कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन कब होती है, अगर हम फ्लूइड को, रियल फ्लूइड को लेयर्स में माने, तो जो लेयर रहेगी एडसेंट होगी जिस भी सरफेस के पास में, और सरफेस की जो भी वेलोसिटी होगी वो नो स्लिप कंडीशन में आ जाएगी। तो नो स्लिप कंडीशन किसके लिए होता है, ऑल रियल फ्लूइड्स के लिए होता है। कन्वेंशनल डेप्थ ऑफ अ कट कंसीडर्ड इन पार्टिंग ऑपरेशन यूजिंग लेथ इज, जो डेप्थ ऑफ कट होता है वो 3 mm to 10 mm होता है। When a system is undergoing constant volume process, then heat transfer is equal to, अब Q बराबर में क्या होता है, W प्लस के du, यही होता है। अब W क्या होता है हमारा, W बराबर में P इंटू में dV होता है। dV कांस्टेंट वॉल्यूम में तो dV क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर W जीरो हो गया तो Q बराबर में क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसे ही, when the fluid pressure is measured above the absolute zero pressure, measured pressure is known as, ये तो कितना सिंपल प्रेशर है। अगर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से नापेंगे तो when the fluid pressure is measured above absolute zero pressure, एब्सोल्यूट जीरो से मेजर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। वही अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में कहलाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो गेज प्रेशर कहलाएगा। वहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हम नेगेटिव प्रेशर को मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स पैसेज ऑफ अ हायर प्रेशर फ्लूइड थ्रू नैरो कंस्ट्रक्शन, अगर नैरो पाथ से हमारा फ्लूइड फ्लो होता है तो उसको क्या कहलाती है, हमारे थ्रोटलिंग प्रोसेस कहलाती है, जिससे हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल नॉट हैपन इफ लिक्विड हैज ग्रेटर एडिशन देन कोहेशन, अगर हमारा लिक्विड है उसके पास में ग्रेटर एडिशन है, कोहेशन क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, और एडिशन डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। अगर हमारा लिक्विड भरा हुआ है और सेम मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है तो होगा क्या, सेम मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है तो क्या हो, किसी और से अट्रैक्शन होगा ना, फिर तो किससे अट्रैक्शन है, फिर इससे ज्यादा अट्रैक्शन है। तो ये लिक्विड, ये हमारी क्या है, ग्लास वॉल है, इससे ज्यादा अट्रैक्शन है, तो लिक्विड विल टेंड टू राइज एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बिल्कुल सही है। लिक्विड विल वेट अ सॉलिड सरफेस, बिल्कुल बैठ कर रहा है क्योंकि ये ऊपर चढ़ गया है, पानी राइज कर गया है। ठीक है, लिक्विड सरफेस विल बी कॉनकेव डाउनवर्ड्स इन स्मॉल डायमीटर ट्यूब, ये जरूर गलत है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी लेस देन 60 90 डिग्री, 90 डिग्री से हमारा एंगल भी कम है। तो केवल यही वाला आंसर गलत है, और इन्होंने इसको दूसरे तरीके से पूछा, व्हाट विल नॉट हैपन, क्या नहीं होगा, यही नहीं होगा, बाकी ये सब तो होगा, बाकी ये सब तो होगा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही मैं और भी वीडियोस ला रहा हूँ जिससे आपको सीबीटी एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है